नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरह से इस देश में बीते 10 सालों से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके कारोबार पर प्रहार किए जा रहे हैं, उनकी लिंचिंग कर दी जा रही है, मस्जिद मदरसे तमाम चीजों को जमींदोज कर दिया जा रहा है, स्कूलों में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ इस बात पर गौर किया जाए तो आज की सत्ता में बिना मुसलमान का नाम लिए ना इनकी दिन हो रही है ना शाम हो रही है। लेकिन इस तमाम प्रोपेगेंडा के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो मुसलमान है। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को एक एक कर मैं क्यों गिनवा रही हूँ। गिनवाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जिस तरह से राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को जी भर के कोसा, घुसपैठिया बताया, मंगलसूत्र भी खींच लाए, लेकिन ये भी कहने से गुरेज नहीं किया कि जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं उनको कांग्रेस सब कुछ परोस के थाली में दे देगी। जब हम मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं तो वहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यही उठता है कि बीते 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसना, राम मंदिर का देना के अलावा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न के अलावा कुछ और नहीं दिया गया। आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए दोस्तों कि आज भी अलीगढ़ में मुसलमानों को सीधा सीधा कोसा गया है, मुसलमानों पर सीधा सीधा प्रहार किया गया है, एक तरफा तुष्टीकरण करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी तुष्टीकरण के बीच में इस बात को भी गौर कर लेना जरूरी हो जाता है कि पहले चरण में जिस तरह से मुंह की खाई है मोदी जी के घमंड ने, और उस घमंड को गिरते चकनाचूर होते 400 के पार सपने को दूर जाते देखकर सीधा मुसलमानों पर कूद आने से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार उसे नजदीक दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर पल पल न्यूज के एडिटर नदीम अकरम से हम बारीक से बारीक चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि थाली से लेकर कपड़े तक मुसलमान को टारगेट करने के बावजूद 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कोसने, उनकी औकात दिखाने और देश पर कब्जा हो जाने के अलावा कुछ और क्यों नहीं है बात करने के लिए। नदीम भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल जिस तरह से घटियापन की प्रकाष्ठा देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की ना रखने के बावजूद दिखा दी, उसे कैसे देखा और समझा जाए? खुशबू, अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पहले चरण के दौरान जो वोटिंग हुई है, पहले चरण की वोटिंग की अगर बात करें तो साउथ में भी वोटिंग हुई। साउथ में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है, नीलवट्टे सन्नाटा वहां नजर आ रहा है। अब बची यूपी, बिहार, बंगाल की सीटें जहां पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में यूपी में भी जोरदार झटका जो है वो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर लगा है, क्योंकि ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है, क्योंकि जिन वोटरों को कट्टर बनाया गया, सबको एक साथ एक थाली में, एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई कि सबके सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी जाति समुदाय विशेष वर्ग के क्यों ना हो, वो सब के सब हिंदू हैं। पर ये तिलिस्म जो है इस 24 के चुनाव में टूट गया है, क्योंकि हमने देखा कि क्षत्रिय समाज जो है सहारनपुर में, अगर उत्तर प्रदेश पश्चिम की बात की जाए तो वहां के लोग खुल करके इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये तो अपने लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जाति के लोगों को तो आगे ही नहीं आने दे रहे। जो एक सबसे ज्यादा जोरदार झटका लगा पहले चरण में, क्योंकि सहारनपुर की सीट की बात की जाए, आप बात करें कैराना की, आप बात करें मुजफ्फरनगर की, आप रामपुर मुरादाबाद की बात करें, तो ये एक तिलिस्म था जो जोरदार झटका था। अब फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाली जाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर मुसलमानों को लेकर के सामने आई, जहां राजस्थान में ही नहीं बल्कि आज अलीगढ़ में भी उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहराया। पर आज कल के और आज के शब्दों में खुद मोदी जी जो हैं वो डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए, क्योंकि कल तो खुल करके ये बता दिया कि मुसलमानों से किस हद तक नफरत जो है वो की जा सकती है, किस हद तक समुदाय को भड़काया जा सकता है मुसलमानों से नफरत करने के लिए। वो
साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया मंच से, जहां ये उन्होंने कहा कि ये जो जमीनें हैं वो जमीनें जो हैं बेच करके ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये साफ तौर पर एक बात कही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान ये भाषण दिया और ये कहा कि ये मुसलमानों को जो है आपका हिस्सा दे देंगे, आपके जो घर के मंगलसूत्र हैं वो भी बिचवा देंगे, जिसके जिक्र जो है वो खास तौर पर किया गया और ये बताने की कोशिश खुद की गई देश के प्रधानमंत्री द्वारा। पर जब इसका तथ्य खंगाले गए, उस तथ्य के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि देश और दुनिया बखूबी देख चुका है कि क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने वहां पर मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रयोग किया। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस देश की संपत्ति पर, वो संपत्ति किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो संपत्ति है शिक्षा संस्थान, वो संपत्ति है स्वास्थ्य संस्थान, वो स्वास्थ्य है, वो नौकरी के लिए बात की गई है। और पर देश के प्रधानमंत्री ने यहां साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि भाई ये तो जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को संपत्ति देने की काम कर रहे हैं और मुसलमानों को संपत्ति देने की बातें कर रहे हैं। जो घुसपैठिए बाहर से आए हुए हैं, घुसपैठिए कौन बाहर से आए हुए हैं ये देश के प्रधानमंत्री को बताना था, तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और अगर इसी के ऊपर बात की जाए, जहां 2 बच्चों को लेकर के कानून बनाए गए, ये कानून भी लाने वाली कांग्रेस थी। और अगर उसी हिसाब से बात की जाए जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो खुशबू, जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट को हमने जब गूगल करके चेक किया तो साफ तौर पर एक रेशो निकल कर के सामने आया 1992 से लेकर के आज 2024 तक में लेकर के, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि मुसलमानों के जो बच्चों की संख्या है वो घरों में घटी है, जो फर्टिलिटी रेट है वो घटी है, वो 1 से 2 के ऊपर निर्भर है। क्योंकि ये तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं, देश के सामने हैं कि किस कदर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने की कोशिश की, 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने को लेकर के बात करते हैं। पर अगर मैं डायरेक्टली इन चीज को बोलना चाहूं तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। और अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो भी अपने माता पिता की चौथी पांचवी औलाद है, वो भी आज सूबे के मुख्यमंत्री नहीं होते। जो चीजें बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं कई गांव ऐसे घूमा हूं जहां दूसरे समुदाय के लोगों में भी 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं। पर कल टारगेट किया गया साफ तौर पर इस बात के बाद में लालू यादव को, और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए ये किस तरीके से रणनीति और राजनीति बना रहे हैं मुसलमानों के हक में। आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगी, आपकी मंगलसूत्र जो है घर के वो बिकवा दिए जाएंगे। पर मंगलसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी बहनों का मंगलसूत्र तो पहले ही उतरवा चुके हैं। अगर इस बात पर गौर किया जाए और वापस गूगल करके मंगलसूत्र पर गौर किया जाए तो कोविड में जिस तरह से बहनों को कह दिया गया कि घर के लोगों को बचाने के लिए अगर आपको मंगलसूत्र भी उतारना पड़े तो उतार दीजिए, क्योंकि आप ही जगजननी है जो कि घर परिवार को बचाएंगी। तो किस मंगलसूत्र की बात की जा रही है नदीम भाई, जिसमें ऑलरेडी जो मंगलसूत्र उतरवा दिया उसमें मुसलमानों के सर पर घड़ा फोड़ने का क्या ही मतलब। खुशबू, अगर ये बात की जाए कि हमने 2016 के पीरियड में भी लोगों से बात की थी, जो घर की बहनें थी, माएँ थी, वो एक घर को बचाने के लिए जब वक्त मुसीबत आता था तो वो जो आमदनी छुपा करके रखती थी, बचा करके रखती थी, तो वो आगे चल करके काम आती थी। पर वो तक देश के प्रधानमंत्री ने निकाल लिया और अब सीधा सीधा उसका ठीकरा भी मुसलमानों के ऊपर उन्होंने फोड़ने की कोशिश की गई, जहां ये बात कही जा रही है कि आपकी संपत्ति जो है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों को देने का ऐलान किया जा रहा है। पर आपको ये समझना चाहिए कि इस खेल को पूरा क्या है, क्योंकि हम जगह जगह जा करके ये देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पर किस तरीके से मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल रहे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल रहे। हल्द्वानी में इवेंट क्या हुआ,
हमने वो तस्वीर देखी। आप हल्द्वानी छोड़ दीजिए, दिल्ली की तमाम मस्जिदों के साथ में किस तरीके का रवैया अपनाया गया, दरगाहों के साथ में किस तरीके का रवैया अपनाया गया, बुलडोजर चलाए गए, जमींदोज कर दिया गया और फिर उसके बाद में वहां पर सरकारी महकमे जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। कब्रिस्तान की आप लाल मस्जिद जो निजामुद्दीन के पास में मस्जिद है, उसके पीछे जो कब्रिस्तान की जगह थी उसे किस तरीके से कब्जाया गया। और उस दौरान जब हम वहां रिपोर्टिंग करने गए थे तो साफ तौर पर बताया गया कि जब मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से मोदी जी निकलने वाले हैं, इसलिए कुछ देर के लिए इसे ढक रहे हैं। जो चेहरा छिपा हुआ था, हालांकि चेहरा कभी छिपा हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद हो तो वो 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान करते हुए नजर आए। 2019 के चुनाव में वो खास तौर पर करते हुए दिखाई दिए कि इन लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और जब ये तमाम चीजें खुल करके सामने आई और जब अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है, डामाडोल दिख रही है, तो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ बोलने से भी बाज नहीं आए देश के प्रधानमंत्री। जो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है ना, उसको भी निचले स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो कि बेहद शर्मनाक भी है देश के लिए कि इस तरीके की बयानबाजी करने वाले प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर राज कर रहे हैं। और वो भी पहली बार इस तरीके की चीजें देखी जा रही। नदीम भाई, इसी के साथ एक सवाल और उठता है। आज देश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष जीत गया तो दंगे होंगे, राइट्स होंगे, और जिस तरह से आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा इसके लिए जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि विपक्ष को लाने वाले आप ही होंगे। सवाल इसमें एक और उठता है नदीम भाई कि क्या ये कह रहे हैं कि विपक्ष जीता तो ये सारे कुछ भारतीय जनता पार्टी कराने वाली है? खुशबू, आप अमित शाह जी के बयान की बात कर रही हैं, मुझे देश के प्रधानमंत्री के आज के अलीगढ़ के बयान को भी आपको सुनना चाहिए, जहां उन्होंने अपनी उन्हीं बातों को रिपीट तो किया है पर आज डैमेज कंट्रोल भी किया है, जहां उन्होंने ये बताया कि किस कदर उनका डंका जो है दुनिया में बज रहा है। वो डंका इस कदर बज रहा है कि मैंने सऊदी प्रिंस को, जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, मैंने उनसे बात करके जो है कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी का दायरा जो है वो बढ़ाया जाए, और उन्होंने मेरे कहने के बाद जो है भारत के मुसलमानों को हज सब्सिडी का दायरा जो है वो बढ़ा दिया। जो महिलाएं अपने शौहर के साथ में, अपने भाई, बेटे, भतीजे के साथ में हज कर सकती थी, मैं उस चीज को लेकर के आया, मैंने वो जो मियार था उसे खत्म करने का काम किया है। पर जिस चीज का श्रेय देश के प्रधानमंत्री आज खुद को देते हुए दिखाई दिए, ये खुद फैसला जो है सऊदी क्राउन प्रिंस, जो हुकूमत है सऊदी की, उसने ये फैसला लिया, और सिर्फ भारत के मुसलमानों की महिलाओं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कदम जो है सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा उठाया गया है, जिसकी चर्चा करना जरूरी है। पर आप देखें कि किस तरीके से ये सिर्फ झूठ परोसने के आदी हो चुके हैं। कल क्या कह रहे थे कि घुसपैठियों को लिए, आप घुसपैठियों की बात कर रहे थे कल। मुझे ये सीधा सवाल करना है और ये जानना चाहिए देश की जनता को भी कि आप घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, आप घुसपैठियों को निकालने के लिए सबसे पहले आपने असम को टारगेट किया, असम में आपने एनआरसी लाए, असम में एनआरसी के बहाने आपने बताया, पहले आप बताते रहे, राग अलापते रहे, 1 करोड़ जो हैं इतने लोग आ गए हैं घुसपैठिए जो असम की जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया, एक रेशो बनाया, डाटा हुआ, कई साल उसमें बर्बाद हुए, कई करोड़ों खरबों रुपए जो हैं आपने उसमें चूल्हे की तरह फूंक दिए कि घुसपैठियों का पता लगाना है। और जब डाटा सामने आया, डाटा आया असम में 19 लाख लोगों का सामने, उन 19 लाख लोगों में सिर्फ 4.5 लाख, 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। और जब आप वहां फेल हुए तो आप अलग तरीके से प्रोपागेंडा करने लगे, और आज आप अलीगढ़ में कह रहे हैं जहां आप मुसलमानों के लिए क्या किया वो चीजें गिना रहे हैं, पर आप अलीगढ़ के बारे में क्या छवि फैला रहे हैं कि पहले जब मैं अपने रिश्तेदारों से बात किया करता था कि अलीगढ़ आना चाहता हूं तो वो कहते थे कि भाई कर्फ्यू लगा है, आज अलीगढ़ मत आओ, आज तो दंगे की स्थिति बनी हुई है।
अब किसी बहन को, बेटी को शादी होनी है तो वो लोग डेट टाल देते थे और कहते थे कि भाई हमें अलीगढ़ में शादी ही नहीं करनी है, या तो हमेशा दंगे फसाद रहते हैं। अलीगढ़ की पहचान जो है सिर्फ दंगे की वजह से बन गई है। देश के प्रधानमंत्री को शायद ये जानना समझना चाहिए कि अलीगढ़ की एक पहचान सर सैयद खान की वजह से भी मिली है। जो आज अलीगढ़ को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिली है ना, पूरी दुनिया में अगर अलीगढ़ को पहचाना जाता है, किसी फॉरेनर से भी बात की जाएगी तो वो भी ये कहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद खान। ये जो पहचान मिली है, उस पहचान को छुपाने के लिए आप ये बातें कर रहे हैं और आप चिन्हित करके बता रहे हैं कि वहां ये हो जाएगा, वहां जो है पहले किसी टिफिन को हाथ लगाने में लोग डरते थे, किसी बैग को स्थगित मिल जाता था तो वहां डर लगता था। आप तमाम बातें कह रहे हैं। अब इन सब बातों का मतलब क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी को साफ तौर पर पता है कि अगर दंगे कर रहे हैं, जैसे कि अमित शाह के बयान को कोट किया आपने, दंगे कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, और अगर कहीं टिफिन मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो उसके पीछे भी मुसलमानों को कैसे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। और हमें यह बोलना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा चीजें जो है मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भी कांग्रेस हुकूमत द्वारा किया गया। और आज जब उस समय पर पकड़ा जाता था तो फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनती थी, संदिग्ध गिरफ्तार। आज इस संगठन के इतने मुसलमान, उनके नाम, उनके चेहरे छापे जाते थे, और अब हम देखते हैं कि 32 साल बाद, 42 साल बाद लोग रिहा हो रहे हैं और इन चीजों को छुपाया जा रहा है। पर जो एक पोलराइजेशन करना है देश के प्रधानमंत्री को, वो करना है, क्योंकि अब जैसे कि पहले चरण में धक्का लगा है, दूसरे चरण के चुनाव जो है 26 को होने हैं, और दूसरे चरण पे निगाह देश के प्रधानमंत्री की बखूबी बनी हुई है, क्योंकि ये वही सीट है जहां पर जाकर के नफरत फैलाई जा रही है। अगर मानिए खुदा न खास्ता कि दूसरे चरण में भी सुपर फ्लॉप हो गए, तो तीसरे चरण के लिए हथकंडा क्या होगा? चौथे चरण के लिए क्या तिलिस्म निकाला जाएगा? क्योंकि हर बारी में तो आप मुसलमान को नहीं लेकर के आ सकते ना, कि मुसलमान इस चीज के लिए जिम्मेदार है।